हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। देखिए, आज हम फिर से शुरू करेंगे सीडीपी की प्रैक्टिस, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ठीक है, ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर और विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। बताइए किस पर कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर होगा, देखिएगा आप लोग। पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वह है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। शिक्षण की जो खेल विधि है वो किस पर आधारित है, वो आधारित होगी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में आता रहता है। देखिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से। देखिएगा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित होगा? मानसिक विकार से होगा, गणितीय विकार से है, पठन विकार से है या व्यवहारिक विकार से है। ठीक है, डिसलेक्सिया एक तरह की बीमारी है। ठीक है, तो ये जो बीमारी होती है डिसलेक्सिया, वो होती है संबंधित पठन विकार से। इसमें जो है पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं और ये पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। ठीक है, तो विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए उनकी शिक्षा का प्रबंध? देखिए, एक एक ऑप्शन को ठीक से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा कि जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध जो होना चाहिए वो होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। दूसरे सामान्य जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ उनकी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम्य प्रक्रम्य अभिप्रेरणा। ठीक है, क्या होता है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। मतलब अभिप्रेरणा जो है अधिगम के प्रक्रम में क्या रोल निभाता है? देखिएगा आप लोग, अच्छे से पढ़ लीजिए ऑप्शन। तो देखिए, ये क्या करता है? ये नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। मतलब जो नए सीखने वाले होते हैं उनको उनके अधिगम में क्या करता है? रुचि पैदा करता है, रुचि का सृजन करता है। ठीक है, क्लियर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्याम पट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? मतलब किस समूह के अंतर्गत श्याम पट आता है? बताइए, श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है, दृश्य साधन के अंतर्गत आता है या दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है या फिर इनमें से कोई नहीं के अंतर्गत आता है? देखिए, श्याम पट किसके अंतर्गत आएगा? सभी जानते होंगे, ये तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, श्याम पट जो आता है वो आता है किसके अंतर्गत आता है? दृश्य साधन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उस पर हम देखकर वर्क करते हैं। ठीक है, तो श्यामपट दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है?
श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या उपरोक्त सभी। शिक्षण कुशलता, ठीक है, शिक्षण कुशलता से संबंधित क्या है? श्याम पट पर लिखना है, प्रश्नों को हल करना है या प्रश्न पूछना है या फिर सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट लेंगे शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? किंडरगार्टन पद्धति टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने या मोंटेसरी ने? बताइए, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? देखिए 2 से 3 क्वेश्चन इसमें ज़रूर बनती हैं इस तरह के, आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। तो किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन किया है वो क्या है? फ्रोबेल महोदय ने। ठीक है, किसने किया? फ्रोबेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे या आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? बताइए, कोई भी अभिभावक है और वो आपसे मिलने विद्यालय में कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे बच्चे के साथ? बच्चे को डांटेंगे, फटकारेंगे या उसके अभिभावक को लिखेंगे या बच्चे को दंड देंगे? तो इसमें क्या सही है जो आप करेंगे? बताइए। तो आपको क्या करना है? आप जो है स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक सेकेंड, यहाँ जाइए। देखिए, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो कौन सी अवस्था कहा जाएगी? जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचेगा, वो कौन सी घटना कहलाएगी? संवेदन प्रलोद अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था? बताइए, कौन सी अवस्था कहलाएगी? जिसमें बच्चा सोचना शुरू करेगा, तार्किक रूप से सोचेगा, वो कौन सी अवस्था कहलाएगी? वो कहलाएगी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। बताइए, किसके द्वारा पहचाना गया था? कोलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या पियाजे द्वारा? सभी जानते हैं इसको अच्छे से, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो बच्चों का जो बौद्धिक विकास था, बौद्धिक विकास के जो 4 स्तरों को पहचाना है वो किसने पहचाना है? बताइए, देखिए सब अच्छे से देखिएगा और बताइएगा कि वो कौन है। देखिए, वो है पियाजे महोदय जी। पियाजे ने बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना है। कौन कौन से बता भी चुकी हूँ। देखिए, फर्स्ट है संवेदी अवस्था, संवेदी। ठीक है, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, और फोर्थ है औपचारिक। ये 4 अवस्थाएं किसने पहचानी है? ये पहचानी है पियाजे ने। ठीक है, इनसे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनती हैं, अलग अलग क्वेश्चंस बनती हैं। ठीक, तो पहली संवेदी है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक है, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक है और फोर्थ औपचारिक संक्रियात्मक है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में क्या? देखिए, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। क्या किया जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में पूर्ण नीरसता। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का
कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा? ये 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है? श्याम पट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए मतलब एक शिक्षक को ज़रूरी है कि विद्यार्थियों की रुचि उसको उसकी पढ़ाई में मतलब उसकी बनी रहे, तो उसे ऐसा क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को जो करना ज़रूरी है वो है प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, परिवार एक साधन है, कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का? देखिएगा, अच्छे से देखिएगा आप लोग और बताइए कौन सा इसमें सही है। देखिए, परिवार साधन है, कैसा साधन है परिवार? अनौपचारिक शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि परिवार जो है एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या एक सुवक्ता होना। इसका बताइए, जो एक शिक्षक है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छे से देखिएगा, ऑप्शन को बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। मतलब एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि जो विद्यार्थियों की कठिनाइयाँ होती हैं उनको वो दूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या उपरोक्त सभी में? बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, ठीक है, किस में होता है? बताइए सभी, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए, संवेगात्मक समायोजन जो होता है बच्चों में वो व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है, अनुशासन में भी। इसका मतलब है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, परामर्श का उद्देश्य है। ये परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना या उपरोक्त सभी। परामर्श का क्या उद्देश्य है? देखिए सब, बताइएगा, अच्छे से देख लीजिए, पढ़िए एक एक ऑप्शन को और बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए, परामर्श का जो उद्देश्य होता है वो बच्चे को समझना भी होता है, बच्चे की कमियों का कारण पता करना भी है, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना भी है। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए जो सबसे अच्छा मार्ग है वो क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। बताइए इसका क्या होगा? अच्छे से देखिएगा सभी, ऑप्शन पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिएगा। देखिए, बच्चों में जो नैतिकता
की स्थापना का जो सर्वोत्तम मार्ग है, सबसे अच्छा मार्ग है, वो है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। देखिए होता क्या है, शिक्षक का प्रभाव उसके छात्रों पर पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, छात्र शिक्षकों की गतिविधियों तथा आचरणों का अनुसरण करते हैं, मतलब जैसे शिक्षक करते हैं वही बच्चा उनको फॉलो करता है। ठीक है, अतः छात्रों में नैतिकता के गुणों को जो स्थापित करने के लिए शिक्षक को स्वयं नैतिकता के गुण और अच्छे आचरण को अपने व्यक्तित्व में लाना होगा। तो जो सर्वोत्तम मार्ग है वो है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। बताइए कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या ये सभी? इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होगा। देखिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका जो होगा, देखिए स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी, सम्मान का भी। इसका जो आंसर है वो डी आंसर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास बताइए, फ्रोबेल ने, किलपैट्रिक ने, मिस हेलन पार्क्सहर्स्ट ने, या डाल्टन ने? तो डाल्टन शिक्षण विधि का विकास जो क्या है वो क्या है, मिस हेलन पार्क्सहर्स्ट ने। ठीक है, डाल्टन शिक्षण विधि मिस हेलन पार्क्सहर्स्ट की है। क्लियर? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस में देता है? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, या तटस्थता की भावना को। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ की बढ़ावा देता है? बताइए किस चीज़ का बढ़ावा देता है? वो देता है सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? देखिए कौन सा कथन सबसे अच्छा है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है ए आंसर, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ठीक है, एक अध्यापक की दृष्टि से जो है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, बच्चा किस प्रकार सीख सकता है? पुस्तकें पढ़कर, या परिचर्चा द्वारा, या प्रश्न पूछकर, या कई प्रकार से? तो बच्चा किस प्रकार सीखता है? देखिए पुस्तकें पढ़कर भी सीखता है, परिचर्चा द्वारा भी सीखता है, प्रश्न पूछकर भी सीखता है। तो इसका मीन्स है कि वो कई प्रकार से वो सीख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए क्या उद्देश्य है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, या बौद्धिक विकास? बताइए महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है शिक्षा का? अच्छे से पढ़िएगा, एक एक ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। देखिए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है, बच्चे का पूरा विकास होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं आगे क्या है। 24 है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। देखिए 90 से 110 के मध्य कौन सी बुद्धि होती है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, या प्रतिभाशाली? तो बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 तक होती है तो उसकी बुद्धि लब्धि मतलब कैसी बुद्धि होती है उसके अंदर? उसके अंदर होती है सामान्य बुद्धि। क्लियर? 90 से 110 के मध्य सामान्य बुद्धि। सतत एवं
व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, बताइए यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का जो तात्पर्य है वह है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन जो है व्यापक मूल्यांकन शब्दावली है। इससे तात्पर्य है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए कैसे? बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। बताइए बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू है। देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए, 7 से 13 वर्ष के लिए या 5 से 11 वर्ष के लिए या 6 से 12 वर्ष के लिए, मतलब कितने से कितने वर्ष तक के बच्चे के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लागू है। बताइए कितने से कितने तक है? तो ये जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। देखिए किसका ज्ञान होना चाहिए? तो शिक्षक को जो ज्ञान होना चाहिए वो होना चाहिए, देखिए आप लोग बताइए, वो होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा कक्षा में पराया प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है या वह प्रतिभाशाली है। देखिए एक बच्चा जो है वो कक्षा में प्रश्न पूछता रहता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? देखिएगा आप लोग अच्छे से देखिए, एक एक ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सीडीपी में, बाल मनोविज्ञान में। देखिए वो बच्चा कैसा है? वो जिज्ञासु है, मतलब उसके अंदर क्रिएटिविटी है जो वो नए नए क्वेश्चन पूछता है टीचर से। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। पुरस्कार एवं दंड है सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक या अर्जित प्रेरक। पुरस्कार एवं दंड क्या है? बताइए किस तरह का प्रेरक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार एवं दंड जो है कृत्रिम प्रेरक है। जितने आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, अपना अपना स्कोर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे कुछ नया लेकर आएंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, बाय, थैंक यू।